कथा के अनुसार ईटा वैली के एक तरफ इजरायलीज रहते थे और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी रहते थे। कई सदियों से इन दोनों में जगह को लेके और एक दूसरों से पारंपरिक युद्ध चल रहा था। तो बहुत साल के इस युद्ध को तंग आके दोनों तरफ के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि क्यों ना इस युद्ध का परिणाम एक ही बार में घोषित कर दिया जाए। तो उसके लिए ये निर्णय हुआ कि फिलिस्तीन और इजराइल की तरफ से दोनों के तरफ से एक एक योद्धा भेजा जाए और इटाह की वैली में इटाह की दरिया में दोनों का युद्ध होगा और जो योद्धा जीतेगा उसका रीजन या उसके इलाके को विनर ठहराया जाएगा। तो जैसा कि दोनों तय हुआ था, तो फिलिस्तीन ने एक महाकाय 7.5 फुट का महामानव युद्ध के लिए भेजा। उस योद्धा का नाम था गोलियत। अभी जैसे ही इजराइल के राजा ने, किंग सॉल ने गोलियत को देखा अपने गांव से, वो इतना बड़ा था कि काफी दूर से दिखता था, तो उसके मुंह से शब्द निकले, गोलियत, ओ माय गॉड, तुम कितने बड़े हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि गोलियत तुम कितने बड़े हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं, उनके मन में भय का प्रचारण हुआ और उन्होंने तय किया कि मैं भले ही राजा हूं, लेकिन अभी इस युद्ध के लिए मैं तैयार नहीं हूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उसी गांव का एक छोटा सा लड़का डेविड, जो एक चरवाहा का बेटा था, जब उसे पता चला कि राजा घबरा के युद्ध में नहीं जा रहा है, तो उसने इनिशिएटिव लेके कहा सब लोगों को कि मैंने तो शेर चीतों का मारा है, मुझे चांस दिया जाए, मैं इस गोलियत को चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगा। तो लोगों ने कहा कि एक बार जरा गोलियत को देख लो, फिर बड़ी बड़ी डींगे हारना। तो जैसे ही डेविड ने गोलियत की तरफ देखा, उसके मुंह से भी वही शब्द निकले, ओ माय गॉड, गोलियत तुम कितने बड़े हो, मैं कैसा भी निशाना लगूं, मैं चूकूंगा नहीं। उसने कहा, गोलियत तुम कितने बड़े हो, मैं कैसा भी निशाना लगूं, मेरा निशाना चूकेगा ही नहीं। तो दोस्तों, उसके बाद ईटा की वैली में दोनों एक दूसरे से भिड़े। पलक झपकते ही डेविड ने अपने साथ एक गुल्लेर और ऐसे चिकने एकदम ऐसे राउंड वाले पत्थर वो 3 लेके आया था। उसने वो गुल्लेर में लिया और बिना गोलियत को कुछ मौका दिए उसके कपाल के बीचों बीच उसने हमला कर दिया। एक ही सिंग स्लॉट में, एक ही गुल्लेर के घाव से गोलियत धराशायी हो गया और डेविड को विजय घोषित किया गया और इजराइल ने पराजित कर दिया था फिलिस्तीन को। दोस्तों, इस कहानी का मॉरल ये है कि एक ही इवेंट दोनों के साथ हुआ। गोलियत एज एन अपोनेंट, किंग सॉल जो राजा था इजराइल का, और डेविड दोनों के साथ हुआ। फर्क दोनों में ये था कि जब गोलियत को देखा तो इसको लगा कि इतने बड़े विशालकाय को मैं कैसे मार पाऊंगा, तो भयभीत हुआ और उसकी वजह से उसने लड़ाई में जाने का एक्शन नहीं लिया। वही डेविड के मन में साहस इसलिए आया क्योंकि उसका फोकस था कि वो गोलियत को कहाँ पे मार सकता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो गुल्लेर से उसके माथे पे हमला करने वाला है। तो जब आपका फोकस सही होता है ना दोस्तों, तो आप सही एक्शन ले पाते हो और इसी से आप सक्सेसफुल हो सकते हो। दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच। आज के वीडियो में देखेंगे वो 3 स्टेप जिससे आप जबरदस्त सक्सेस हासिल कर सकते हो। सो वेलकम टू द वीडियो, 3 स्टेप्स to be successful. See friends, the 3 steps are absolutely what I narrated in the David and Goliath story. The first step is focus. See, focus is like the camera lens of your mind. आप डिसाइड कर सकते हो, आपके पास चॉइस है कि परिस्थितियों में और जो घटनाक्रम घट रहा है उसमें आप कहाँ पे फोकस करोगे। तो जैसे कैमरा लेंस होता है जिसे हम एडजस्ट करते हैं, तो फोकस ये काफ़ी सिलेक्टिव होता है। इट इज़ अ चॉइस। इट मीन्स दैट आप अटेंशन कहाँ पे दे रहे हो, ठीक है। तो जो अटेंशन आपका जिस तरह से होगा, उसी से प्रकार आपके मन में मीनिंग आएगा। हमारा माइंड जो है ना दोस्तों, एक सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ये मिला के एक मीनिंग मेकिंग मशीन है।
हर एक घटना जो हमारे साथ होती है उसका वर्गीकरण किया जाता है, क्या वो अच्छी है, क्या वो बुरी है। हर चीज़ में भेद किया जाता है कि एक घटना जो हमारे मन के खिलाफ हुई है, क्या वो हमारा इंसल्ट है, क्या उसमें कुछ लर्निंग है। तो दोस्तों हमारा माइंड जो है ना एक अजीब मशीन है जो हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन करता है, हर चीज़ का मीनिंग निकालता है। लेकिन वो जो मीनिंग निकलता है ना, हम सब लोगों में फ़र्क क्यों है मालूम है? पर्सनालिटीज़ में क्यों हम अलग अलग एक्शंस लेते हैं अलग अलग घटनाओं में? क्योंकि हम रंग अलग देते हैं अपने मेमोरीज को। तो जो मीनिंग हम देते हैं, जो इंटरप्रिटेशन हम देते हैं, उसी से हमारी मेमोरीज बनती है और उसी से हमारे इमोशंस पैदा होते हैं और इमोशन से ही हम एक्शंस लेते हैं। तो टू इमोट का मतलब होता है टू एक्ट। तो फोकस, फोकस से जहाँ पे आपका फोकस है उस प्रकार का मीनिंग आप निकालोगे और वो मीनिंग से आप एक्शन रहोगे। तो एक एक करके देखते हैं कैसे ये डिटेल में। देखिए फोकस का मतलब जैसे मैंने कहा कि इट इज़ लाइक अ कैमरा लेंस। एक कैमरा जब आपके हाथ में होता है तो देयर इज़ अनगिनत चॉइस होती है कि आप कहाँ पे फोकस करें। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि बिजनेस के प्लेस पे आपके लिए एक घटना घटी जिसमें आपको पैसे का लॉस हुआ। यू इन्वेस्टेड इन सम वेंचर एंड दैट डिड नॉट कम ट्रू, तो उसके वजह से आपको पैसे का नुकसान हुआ। तो अभी यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप कहाँ पे ध्यान दें, कहाँ पे अटेंशन दें। एक, आप लॉसेस पे ध्यान दे सकते हैं कि अरे कैसे मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, आप उसके वजह से हर्ट फील कर सकते हैं। या फिर आप खुले मन से, ओपन माइंड से आप कह सकते हैं कि लेट मी हैव द लेसन्स। चलो अभी जो पैसा चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इस बिजनेस वेंचर से मैं क्या सीखा हूं। सो यू हैव अ चॉइस वेदर यू कैन फोकस ऑन लॉस और यू कैन डिसाइड टू फोकस ऑन द लेसन्स दैट इवेंट हैज गिवन यू। सेकेंड, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे टास्क को कर रहे हो जिसके बारे में आपने पहले कभी किया नहीं हो एंड यू आर एन एम्प्लॉय एट एन ऑफिस। तो आप आपकी लिमिट्स पे फोकस कर सकते हो कि अरे मैं कैसे लिमिटेड हूँ, मुझे क्या नहीं आता है। हमारे ऑफिस में हमने एक बार हमारी सेल्स टीम को कुछ राइटिंग के असाइनमेंट्स दिए थे। तो जब उनको वो असाइनमेंट मिले तो 3 दिन के बाद हमारे बिग बॉस है मिस्टर नितिन, उन्होंने उनसे चेक किया कि कितना काम हुआ है। और नितिन सर हैरान रह गए कि तीनों जो हमारे सेल्स की फीमेल्स थी, एक पन्ना भी वो राइटिंग असाइनमेंट का कंप्लीट नहीं कर पाई। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि आपका फोकस कहाँ पे है, वाई वर यू नॉट एबल टू राइट द असाइनमेंट, एंड यू नो व्हाट द फीमेल्स टोल्ड मी। उन्होंने कहा कि सर इसके पहले हमने कभी असाइनमेंट लिखा नहीं है, ये जो सर ने दिया ये तो डॉक्यूमेंट भी हमको समझा नहीं है, मैं तो कभी ऐसे क्या, मैं तो डायरी भी कुछ भी नहीं लिखा हूँ, तो मेरे को तो लिखना आता ही नहीं है। यू नो क्लासिकली फ्रेंड्स व्हाट दे वर डूइंग, they were focusing on what were their limits. So I then further questioned them और मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप सारे लोग ग्रेजुएट्स हो, बिना एग्जाम का पेपर दिया तो आप ग्रेजुएट नहीं बने हो। और आपने स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक 21 साल अपने राइटिंग ही किया है, अपने ऐसे राइटिंग किया है, अपने निबंध लेखन किया है, किसी कंपटीशन का हिस्सा हुआ होगा। उसमें से एक बंदी ऐसी भी मिली कि जिसे याद आया कि हाँ जब मैं कॉलेज में थी तब मैं डायरी भी लिखती थी। तो देन यू नो व्हेन दे गॉट इनटू रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड, उनको याद आया कि हाँ मुझे एक ऐसा ब्लॉग भी पता है इंटरनेट पे कि जो बताता है कि सेल्स के असाइनमेंट कैसे आप लिख सकते हैं। तो क्या फर्क था कि वो पहले लिख नहीं पा रहे थे, बिकॉज दे वर लिमिटिंग, दे वर फोकसिंग ऑन कि वो कैसे लिमिटेड है, कैसे अभी तक उन्होंने काम नहीं किया है। जब सवाल उनसे पूछे गए, जब याद दिलाया गया कि उनके पास रिसोर्सेज क्या है, they could take the action of writing. So you have a choice, either you can focus on your limits or you can focus on the resources. Next, another example is you could focus on the failure. एक इवेंट में जब आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप फेलियर पे फोकस कर सकते हैं, या फिर आप उसमें क्या सीखने लायक है ये आप फोकस कर सकते हैं। और एक एग्जांपल है ऑफिसेस में, जब हम लोगों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ डील करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप में आपका फोकस हो सकता है कि मुझे क्या मिलेगा। व्हेन यू आर गिवन अ टास्क, इफ योर फोकस इज कि मुझे इससे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, मैंने ये क्यों करना है। जब आप दूसरों को हेल्प करते हो तो आपको हिचकिचाहट होती है इन लोगों को मन में, क्योंकि व्हाट दे थिंक इज इससे मेरे को क्या एडवांटेज है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और उससे विपरीत वो लोग हैं जो ऑफिस में सबके पसंदीदा हैं, स्टार परफॉर्मर्स है, दे आर कॉल्ड एज गिवर्स। इनका फोकस क्या होता है कि कैसे वो दूसरों को हेल्प कर सके, कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सके, कैसे वो दूसरों का दर्द हल्का कर सके।
तो जब वो किसी की पर्सनल परेशानी ऑफिस स्पेस में सुनते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है उसका। उनका तो पर्सनल टाइम वो दूसरों को देते हैं, लेकिन उसी से उनके बॉन्ड्स अच्छे बनते हैं। तो एक पर्सनैलिटी जो जिसका हमेशा फोकस होता है कि मुझे क्या मिलेगा, वो किसी को हेल्प नहीं करता है, तो इंटर्न लोग इन्हें हेल्प नहीं करते हैं। और जो बंदे या बंदियां दूसरों को हेल्प करते हैं, उनका फोकस होता है कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं किस वे में इस बंदे के काम आ सकता हूँ, मैं किस वे में अपने बॉस का, अपने कंपनी का तरक्की करा सकता हूँ। वो बंदे ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज फ्रॉम द फील्ड ऑफ सेल्स। आप टेलीकॉलिंग में हो, आप सेल्स में हो, तो आप फोकस रख सकते हो रिजेक्शन पे कि हाउ मेनी रिजेक्शंस यू हैव मेड, और यू कैन फोकस ऑन द पॉजिटिव कस्टमर्स। घटनाओं में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, जो रियलिटी है, मान लीजिए आपने 10 मीटिंग्स किया, 10 में से 7 रिजेक्शन है और 3 ही कस्टमर पॉजिटिव है, तो आपके ये कहने से कि 7 रिजेक्शन है चीज़ें चेंज नहीं होने वाली हैं। लेकिन अगर आप फोकस करते कि नहीं मेरे पास 3 पॉजिटिव है, तो आपका मनोबल बढ़ेगा। आपने जो अर्थ दिया कि नहीं अभी भी मार्केट में दम है, मेरे प्रोडक्ट में दम है, मैं एज अ सेल्स प्रोफेशनल में दम है, आई कैन कंटिन्यू, तो आप कुछ और दरवाजे जब खटखटाओगे तो आपको सेल्स का ऑर्डर भी मिलेगा। सो इसी प्रकार रिलेशनशिप्स में या इवेंट्स में यू कैन फोकस ऑन द हर्ट, you can focus on how it will help you grow. So if you continuously focus on how you can grow rather than how hurting it is, how painful it is, how embarrassing it is, how disgusting it is, rather you focus on how this event has come into your life to enable you to grow. So moving on, another great example of focus, the pic that you are seeing, the pic on the lights left left side of your screen is Mr. William Boeing, and on the right side you are seeing Wright brothers. This is a famous story, and I hope you get great lessons from you कि जहाँ पे आपका फोकस होता है कैसे आपको यश मिलता है। देखिए 1904 में दुनिया की सबसे पहली पावर्ड एयरक्राफ्ट इन्वेंट करने का मान मिला राइट ब्रदर्स को। तो जब पत्रकारों ने बाद में उनको पूछा कि क्या इसका कोई कमर्शियल एप्लीकेशन हुआ, तो दोनों बंधु एक दूसरे की तरफ देख के हंस पड़े और कहा, और स्मित हास्य से कहा कि ये जो हमने पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाया है ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए है, ये बीचेस पे थोड़ा सा उड़ान भर के टाइम पास के लिए है, इसका कोई कमर्शियल एप्लीकेशन नहीं है। 1910 में अमेरिकन साइंटिफिक जर्नल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उस सेंचुरी के 100 स्टूपिड आइडियाज़ की लिस्ट बनाई गई थी, और उस लिस्ट में सबसे स्टूपिडेस्ट आइडिया का मान मिला था कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। देखिए 1917 में विलियम बोइंग जो एक कारपेंटर के बेटे थे, वो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गए और कहीं पे कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा कोई कोर्स पढ़ रहे थे, और उन्होंने ये ठाना कि मैं कमर्शियल एप्लीकेशन बनाऊंगा एयरक्राफ्ट को, और बड़ी जद्दोजहद से, बड़े मेहनतों, बड़े इन्वेस्टमेंट लगा के, बहुत सारा रिस्क लेके उन्होंने वो करके दिखाया। तो दोस्तों 1904 में हमारे राइट ब्रदर्स जिन्होंने एयरक्राफ्ट का इन्वेंशन किया था, लेकिन आज हम किसी भी राइट ब्रदर्स के प्लेन में नहीं उड़ान भरते हैं। आज हम सब लोग उड़ते हैं बोइंग के विमानों में, बोइंग की फ्लाइट्स में। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? व्हाई कुडंट राइट ब्रदर्स टेक द एडवांटेज? लेट मी शो यू द एग्जांपल, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन एज वेल। देखिए राइट ब्रदर्स ने उसके कमर्शियल एप्लीकेशन की पहले कोशिशें तो बहुत की, ऐसा नहीं कि कोशिशें नहीं की, लेकिन उन्होंने ना उनको उसकी उड़ान के डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रहा था, और एयरक्राफ्ट के सेफ्टी इश्यूज भी थे, और उस दिनों एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत नहीं हुई थी, तो उसके क्राफ्ट्समैन और इंजीनियर्स नहीं मिलते थे। तो ये सारे दिक्कतें विलियम बोइंग को भी आई, लेकिन आप स्क्रीन पे देखिए राइट ब्रदर्स का जो फोकस था वो डिस्टेंस लिमिट, वो प्रॉब्लम्स पे था, डिस्टेंस लिमिटेशन, सेफ्टी इश्यूज और चैलेंजेस, और उनका फोकस था कि कैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग टैलेंट नहीं है। वहीं पे विलियम बोइंग का फोकस था विजन में, ही हैड ड्रीम्ड ऑफ एन कमर्शियल एयरलाइन। सेकेंड, उन्होंने भाप लिया था कि इस आइडिया में कमर्शियल पोटेंशियल है, वो एक प्रकार के विजनरी थे।
and third, he focused on technological excellence. तो एक तरफ राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने फोकस किया सेफ्टी के इश्यूज और चैलेंजेस पे, दूसरी तरफ विलियम बोइंग थे जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस पे किया। तो फर्क बहुत साफ है दोस्तों, एक तरफ फोकस किया गया प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस पे, दूसरी तरफ फोकस किया गया सॉल्यूशंस पे। तो जब इन्होंने ये सारे चैलेंजेस पे फोकस किया ना, तो राइट ब्रदर्स को जो मीनिंग निकला कि द एयरक्राफ्ट है ना, बस मजा मस्ती से आगे नहीं बनेगा। और जब सॉल्यूशन पे फोकस किया बोइंग ने, तो उन्हें पता चला कि एयरप्लेन हैज गॉट कमर्शियल एप्लीकेशन ऑल्सो। तो जब ऐसा अर्थ निकाला गया राइट ब्रदर से कि ये मौज मस्ती के आगे तो कुछ करना ही नहीं, तो उन्होंने एक्शंस व्हाट दे डिड वाज क्विट। सो फोकस अगर सही नहीं है, तो फोकस अगर प्रॉब्लम्स पे है, तो मीनिंग उल्टे पलटे निकलेंगे, और जब मीनिंग आपके गलत सलत निकलेंगे तो आप एक्शन में आप क्विट करोगे। वही बोइंग ने क्या किया, जब उनको ये मीनिंग मिला कि अच्छा एयरप्लेन को तो इन्वेंशन कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, तो उनके एक्शन जो थे वो स्ट्रैटेजिक थे। उन्होंने बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और सबसे बड़ी बात, अपनी गर्लफ्रेंड से भी सारा पैसा उधार लेके अपने पापा को कंगाल करके खुद पूरा लोन से भर गए थे। लेकिन उन्होंने 1917 में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे बड़ा विंड टनल बनाया एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के टेस्टिंग के लिए, उसके एरोडायनामिक टेस्टिंग के लिए। तो राइट ब्रदर्स जिन्होंने ईजाद किया वो फोकस करते रहे, कह रहे सेफ्टी के चैलेंजेस हैं कैसे होगा, और उधर 1917 में विंड टनल बना के पहला टेस्टिंग किया एयरक्राफ्ट का। सो दोस्तों, इसी तरह से 3 स्टेप का फॉर्मूला है। फोकस ऑन द सॉल्यूशंस, give appropriate meaning which can give you courage to take action, and then take action. सेकेंड पार्ट में पहला तो हमने देखा फोकस, नो लेट्स फोकस ऑन द मीनिंग। अभी क्या होता है कि our subconscious mind, whenever an event happened, it is looking to understand whatever has happened, is it painful or is it pleasurable। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगा, जो घटना घटी है उससे क्या आपको प्लेजर मिला या पेन मिला। बट द होल प्रॉब्लम विद दिस अपैरेटस इज कि हमारा जो फोकस है वो सिलेक्टिव है। हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो मीनिंग देने का जो प्रक्रिया है ना, हम चीज़ों को डिस्टॉर्ट करते हैं। हम बहुत सारा फोकस हमारा सिलेक्टिव होता है, तो हम जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वही हमें सुनाई देता है। एंड फाइनली बहुत सारी गड़बड़ हमारे दिमाग में क्या है कि वी जनरलाइज, हमारे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से हम जनरलाइज करने लग जाए। सो देयर आर 3 प्रॉब्लम्स व्हेन वी गिव मीनिंग, एंड वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। वी डिस्टॉर्ट अवर एक्सपीरियंस हमारे साथ एक घटा है, हमें दूसरा ही कुछ याद रहता है। वी डिलीट, वी आर वेरी सिलेक्टिव इन नेचर। एंड थर्ड इज वी जनरलाइज, वॉट एवर वन एक्सपीरियंस दैट वी हैव, वी बिलीव दैट इन ऑल अदर इंस्टेंसेस सिमिलर थिंग्स विल हैपन। तो आप जिस प्रकार से मीनिंग देते हैं ना, उससे आपके इमोशंस उद्दीप्त होते हैं, और इमोशन से ही बाद में एक्शंस होते हैं। तो अगर आपने आपकी ज़िंदगी खराब करनी है, तो आप 10 साल तक एकदम फियरफुल, डिस्करेजिंग, फेलियर, ऐसे मीनिंग्स निकालते रहिए इवेंट के, और आपका पूरा सा बर्बादी हो जाएगा। पर वही आप कॉन्शियस कंट्रोल लेते हो, और आप जो इवेंट्स हुए हैं, जो आपकी मेमोरीज बनी है, उसको अगर आप अच्छे encouraging, empowering ऐसे beliefs और meanings देते हो, you can be propelled into action. So just a matter of how you give, how you interpret a particular event. Two things happen similar to once two similar people experience one event, but each one of them will give them different meanings. And finally, emotions has the power to get into action. So I said about the three parts. Focus, the focus drives the meaning, and when you give appropriate meaning, it can propel you to action. So the 3-step success formula, friends, is focus, meaning, and action, FMA, right? I hope you like the video. Please subscribe to my channel, and I hope I am adding value to all you guys who are watching me. Thanks for all that love, and just take care of yourself. If you wish to see further videos, please subscribe to my channel and press the bell icon, and if possible please share the video also so others can also benefit. Thank you very much. Bye.